सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है दो चीज़ें। एक तो पोवर्टी यानी कि गरीबी, और दूसरा रहने वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी कि संतुलन खाता जिसको हम बोल सकते हैं। ऑलराइट। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग और राम राम सभी को। ऐड आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए था यार। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं पोवर्टी को। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ पोवर्टी, गरीबी कितने तरह की होती है। तो गरीबी मेनली तीन तरह की होती है। ठीक है, एक तो होता है एब्सोल्यूट पोवर्टी जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोवर्टी। दूसरा होता है रिलेटिव पोवर्टी। ठीक है, रिलेटिव पोवर्टी। एंड तीसरा होता है सापेक्ष जिसको गरीबी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है हमारा सब्जेक्टिव पोवर्टी। सब्जेक्टिव, एक सेकेंड। ठीक है, तीसरा टाइप ऑफ पोवर्टी होता है हमारा सब्जेक्टिव पोवर्टी। अब ये जो तीन टाइप्स ऑफ पोवर्टी मैंने लिखे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब्जेक्टिव, कुछ तो अंतर होगा। तो वही अंतर अभी समझते हैं कि इन तीनों जो हमारी टाइप्स ऑफ पोवर्टी, इनमें डिफरेंस क्या है। यानी कि जो एक हम बोल सकते हैं इसको, एक तो सापेक्ष गरीबी बोल देंगे। सापेक्ष ये हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी निरपेक्ष। और सब्जेक्टिव को पता नहीं क्या जो भी हिंदी में बोलते हो, बट इनमें हमें मेन डिफरेंस समझना है कि मेन डिफरेंस क्या होता है। तो एब्सोल्यूट पोवर्टी की अगर बात करें तो ये एब्सोल्यूट फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि जो भी दिन का 60 रुपये से कम कमाता है वो पुअर है। या फिर मान लेते हैं कि भाई जो भी साल का, ठीक है, जो भी मतलब कोई भी मैं एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दूंगा, कोई भी मैं एक लाइन निर्धारित कर दूंगा। अभी हम डिफरेंट तरह की पोवर्टी लाइंस भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हमारी कमिटीज़ बनी और किस तरह से पोवर्टी लाइन का एस्टिमेशन हुआ और कौन करता ही है और कितने साल बाद करता ही है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि अगर गाँव में अगर कोई 26 रुपये दिन का से कम कमा रहा है तो वो पुअर है। जैसे अर्बन में अगर बात करें 32 रुपये से कम कमा रहा है तो वो एक पुअर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ओवरऑल बात करूं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये वर्ल्ड बैंक ने निर्धारित कर रखा है, जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, उसने अपना निर्धारित कर रखा है 2011-12 में। उसने ये बोला था कि अगर कोई भी $1.9 या फिर $1.90 से अगर कम पैसे कमाता है तो वो एक एक्सट्रीम पुअर है। फिर बाद में इसको रिवाइज कर दिया गया था एंड वो अभी $2.15 हो चुका है। तो अगर कोई इतना से कम कमाता है डेली बेसिस पे तो उसको हम एब्सोल्यूट पोवर्टी बोलेंगे। अभी रिसेंटली एक ब्रुकिंस यूएसए का जो एक थिंक टैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे नीति आयोग है, तो वैसे एक थिंक टैंक है, उसने एक डेटा रिलीज़ किया था, एक सर्वे, एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसमें कि उसने ये बताया था कि कैसे इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पोवर्टी। वो हम बाद में देखेंगे पोवर्टी के टॉपिक में लास्ट में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोवर्टी आप समझिए कि एब्सोल्यूट यानी कि खाने पीने के मतलब बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, बेसिक नीड्स। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो सकती। देखिए, आप बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं जो आपको पूरी प्योर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आपको लिखना क्या, वहाँ पे समझ आनी चाहिए चीज़ें। बेसिक नीड्स अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, एब्सोल्यूट पुअर हैं। रिलेटिव पोवर्टी का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब वही है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं गरीब हूँ मैं अगर मैं खुद को कंपेयर करूं फॉर एग्जांपल मेरे पड़ोसी से, तो हो सकता है मैं अमीर हूं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर कंपेयर करूं खुद को अंबानी से, तो डेफिनेटली मैं गरीब हूं। ठीक है, पूरा हर कोई गरीब है। तो वो रिलेटिव पॉवर्टी हो गई जहाँ पे मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो कि अपना मोहल्ला लिया है, ठीक है, मोहल्ले में 10 घर है मान लेते हैं। ठीक है, मोहल्ले में इस तरह से 10 घर हैं और उनमें से एक मेरा घर है, मैं रह रहा हूँ ये। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन सब का अगर मैं जोड़ूं कि भाई इस घर की इनकम कितनी है महीने की, तो हो सकता है इस घर की महीने की इनकम हो 50,000, इस महीने इस घर की इनकम हो 10,000 महीने की, इस घर की इनकम हो 2 लाख। तो ठीक है, 2 लाख हो, इसकी मान लेते हैं 70,000 हो। तो मैंने सबका कैलकुलेट किया, मैंने पाया
कि भाई 60,000 ऑन एन एवरेज जो है पूरे मोहल्ले की इनकम है मंथली 60,000। अपनी जब मैं देखता हूँ अपने घर की तो 50,000 है। तो यानी कि रिलेटिवली मैं पुअर हूँ। वैसे तो बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए मेरे पास पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं बाकी लोगों से ऑन एन एवरेज तो मैं पुअर हूं। तो रिलेटिव यानी कि रिलेटिवली यानी कि जब मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूं। अब ये सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या होती है? तो ये नई फॉर्म ऑफ पॉवर्टी है। आप बोल सकते हैं सब्जेक्टिव पॉवर्टी। ये कुछ इस तरह की पॉवर्टी होती है, मैं गरीब हूँ, मतलब कि खुद का डैश रोना, ठीक है। आगे अपने हिसाब से फुल कर लीजिए। तो उसको बोलते हैं कि आप सब्जेक्टिव पॉवर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रोऊं कि यार मेरे पास एप्पल का वो मैकबुक लेने के लिए पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, ठीक है, तो मैं गरीब हूँ, इस तरह का। मेरा सब कुछ है, बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, सब कुछ है, बट फिर भी यानी कि अगर चाहे तो अंबानी का लड़का भी खुद को गरीब बता सकता है सब्जेक्टिव पॉवर्टी का हवाला देते हुए, ठीक है। कि मुझे मान लो कि भाई अब वो अंबानी का लड़का कैसे बता सकता है कि यार बस 1,000 करोड़ में ही, कितने करोड़ में उसकी शादी हुई है? 1,000 करोड़ में, है ना। तो 1,000 करोड़ में हुई है। अगर हम अमीर होते तो 2,000 करोड़ में। अगर अमीर होते हम तो सबके मतलब जो टॉप कंपनीज हैं उनके सबके सीईओ को बुलाते हैं, ठीक है। हम जो बाइडन को बुला लेते हैं अगर अमीर होते हैं। हम गरीब हैं ना, इसलिए नहीं बुला पाए जो बाइडन को, पुतिन को। तो इस तरह से वो सब्जेक्टिव पॉवर्टी है, वो आप समझ गए होगे। बस इसमें समझना था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता होगा ये SDGs है हमारे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है जिसमें कि मैंने आपको ये बताया कि कैसे हाँ, खाओ वहाँ कसम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हम लोगों को एक यूनाइटेड नेशंस ने सभी कंट्रीज़ को ये गोल्स दे रखे हैं जिससे कि इस अर्थ को सस्टेनेबली डेवलप किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि भाई कि मतलब इतना खाओ ना मरो ना मोटाओ, कि भाई आगे की जो जनरेशन आने वाली हैं उनको भी कुछ ना कुछ छोड़ दो, है ना। ऐसा एकदम सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना है। और उसमें से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें दे रखे हैं जो हमें 2030 तक 2030 तक अचीव करने हैं। इसमें से जो पहला वाला है दैट टॉक्स अबाउट दी, पहला वाला ही टॉक्स अबाउट दी पॉवर्टी, यानी कि कोई पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। वैसे इसको लेके मैंने ट्रिक आपकी डाल रखी कि इस तरह से इसको फ्यूज़ जूस एज दवाई खाकर इस तरह से रिस्क कम करते हैं, वो मैंने आपका एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। नहीं होगा तो मैं जो कल हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा SDG 1 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, उसमें वो पॉवर्टी की बात करता है। इस तरह से पूछ सकता है कि SDG नंबर 10 में क्या है, SDG नंबर 13 में क्या है, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई थिंक विदाउट ट्रिक तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना, इसलिए, ठीक। अब आते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन पे, गरीबी का मूल्यांकन किस तरह से शुरू हुआ। तो पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस यानी 1947 से पहले क्या क्या चीज़ें हुई और 1947 से बाद क्या क्या चीज़ें हुई, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि भाई ऑफिशियल तौर से कोई चीज़ें नहीं हो रही थी, अनऑफिशियल तरीके से चीज़ें होना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहला पॉवर्टी का अगर एस्टिमेशन किया सबसे पहला, तो हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने किया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने किया क्या, पॉवर्टी का एस्टिमेशन सबसे पहले। बट दैट वाजंट ऑफिशियल, वो ऑफिशियल नहीं था। दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो इन्होंने किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी में, दादा भाई नौरोजी जी ने, इसमें इन्होंने बात करी थी कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है और इसी में ही इन्होंने बात करी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ से मेरा मतलब है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स लूट रहे हैं। और यही बात बाद में भी शशि थरूर ने अपनी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस में भी बताई थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने 200 साल एकदम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लूट करी है। और इसी पर्टिकुलर बुक में एक अनऑफिशियल तौर से पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन दिया था दादा भाई नौरोजी जी ने, जो हमने हिस्ट्री में देखा था। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था, जरा कमेंट बताएंगे किस ईयर में बनाया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। रस्त गुफ्तार इन्होंने वीकली निकाला था, किसके लिए, पारसी कम्युनिटी के लिए, बिकॉज खुद पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। कांग्रेस के 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं ये, राइट। तो अगर हम बात करें, ये तो चीज़ें हो गई कि ठीक है सबसे पहले किसने पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में सोचा, दादा भाई नौरोजी, जो कि हमारे पहले ब्रिटिश मतलब पहले इंडियन ब्रिटिश MP थे, यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनाया था। देन दूसरा जो सबसे पॉवर्टी एस्टिमेशन हुआ, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसमें एक कदम उठाया जब उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप करी। नेशनल
प्लानिंग कमिटी, इसको क्या बोल देंगे, राष्ट्रीय प्लानिंग को क्या बोलेंगे, योजना, राष्ट्रीय योजना समिति। इसकी सेटअप मतलब इसको सेटअप किया 1938 में, 1938 में इसको स्टैब्लिश किया। इसके जो पहले चेयरमैन थे, दैट इज़ फर्स्ट चेयरमैन थे इसके जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस नेशनल प्लानिंग कमेटी को चेयरमैनशिप करी। और उन्होंने कुछ पॉवर्टी के एस्टिमेट्स दिए, जो कि हमें जानने की ज़रूरत नहीं क्या कैसे क्या एस्टिमेट्स थे, बस पता होना चाहिए आपको कि नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी, उसके पहले चेयरमैन कौन थे। देन इसके बाद तीसरे नंबर में अगर हम बात करें तो आता है हमारा बॉम्बे प्लान ऑफ 1944, जहाँ पे हमारे कुछ उद्योगपति मिलते हैं 1944 में बॉम्बे में, और वो एक पॉवर्टी एस्टिमेशन देते हैं कि भाई जो 75 रुपये इन्होंने जो एस्टिमेशन दिया था वो 75 रुपये पर पर्सन पर ईयर की इन्होंने बात कही थी, तब 1944 की बात हो रही, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि 75 रुपये उस समय थोड़ा कुछ मायने रखते होंगे। क्लियर इतनी चीज़ें, तो ये प्री इंडिपेंडेंस में हुई थी। फिर से मैं समराइज कर देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा है सबसे पहले पॉवर्टी के टाइप्स कितने होते हैं, तो हमने पढ़ा एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड सब्जेक्टिव पॉवर्टी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से पॉवर्टी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG 1 है, दैट टॉक्स अबाउट दी जीरो पॉवर्टी, जो हमें अचीव करना टिल 2030। एंड उसके बाद हम पॉवर्टी एस्टिमेशन पे आए कि किस तरह से पॉवर्टी का एस्टिमेशन स्टार्ट हुआ, जिसको हमने दो कैटेगरीज में बाइफर्केट किया, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले तीन चीज़ें, एक तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था अपनी बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, उसका जिक्र भी इन्होंने किया। दूसरे नंबर पे नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी इसको, ठीक है, लेकिन चेयरमैनशिप इसकी करी थी सबसे पहले नेहरू जी ने। एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा बॉम्बे प्लान 1944 का। इज दैट क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद देखने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस से बहुत सारी कमिटीज़ बनी। अब ये कमिटीज़ दे देता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये कमेटी किससे एसोसिएटेड है, तो आंसर उसका होता है पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, जो यहाँ पे मैं कमिटीज़ के नेम लिखने वाला हूँ, कि इनका संबंध किससे है, इनका संबंध यानी इनका रिलेशन किससे है, तो वो पॉवर्टी से होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इनमें कुछ इक्का दुक्का इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके डेप्थ में नहीं जाना बहुत ज़्यादा, जो इक्का दुक्का इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो सबसे पहली कमेटी बनी, दैट वाज, मतलब इसको कमेटी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई ऑफिशियल तौर से गवर्नमेंट ने नहीं बनाई कि भाई चलो दांडेकर जी और रथ जी ने ये एक पॉवर्टी लाइन दी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बनाई थी कि भाई दांडेकर रथ जी की चेयरमैनशिप पे कोई कमेटी बनी थी, नहीं। इन्होंने अपने मन से, दांडेकर रथ जी ने अपने मन से 1971 में एक पॉवर्टी का एस्टिमेशन दिया था, यानी कि इट वाज दी फर्स्ट सिस्टमेटिक, बिकॉज अभी तक तो अनऑफिशियल तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी जो प्री इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, ठीक है। अभी एक तो अनऑफिशियल और सिस्टमेटिक नहीं था, ठीक है। तो पहला सिस्टमेटिक अगर हम बात करें तो जो असेसमेंट दिया पॉवर्टी का, वो दांडेकर और रथ जी ने दिया, फॉर सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी, जहां पे उन्होंने NSSO दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यूज किया, ठीक है। ये क्या है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसी मिनिस्ट्री के तहत जिसके अंदर हमारा CSO आ रहा था, जो कि CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहा था, दैट इज MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो NSSO है, ये हर 5 साल में अपना एक डेटा रिलीज करता है, जिसके बेसिस पे पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जाता है। ये पॉवर्टी का एस्टिमेशन अगर हम बात करें तो पिछली बार 2011-12 में हुआ था, तब से हुआ नहीं है। एंड बट ये चीज़ अपने दिमाग में आपको याद रखनी है कि जो NSSO है उसका डेटा हर 5 साल में आता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके बेसिस पे पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी थी। कैसे? एक्सपेंडिचर बेस कि भाई इतना खर्चा कर रहे हैं तो ये पुअर होंगे, और इतना मतलब इससे कम कर रहे हैं तो नहीं होंगे। एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी थी। बस इसमें आपको इतनी ही चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है दांडेकर एंड रथ कमेटी में। दूसरी हमारी कमेटी आती है जिसका नाम है, इसके बाद जो बनती है दांडेकर एंड रथ, वो पहली वाली तो कमेटी नहीं थी, बट ये एक कमेटी के तौर पे बनती है अलग कमेटी, जो वाई अलग जो जी थे हमारे, उनके चेयरमैनशिप पे बनी थी अलग कमेटी। ये बनी थी 1977 में, बट इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो 1979 में दी थी। मतलब फॉर्म हुई थी 1977 में, बट अपनी जो रिपोर्ट पब्लिश करी थी वो 1979 में हुई थी।
इसने बोला था न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन, ठीक है, न्यूट्रिशन यानी कि लोग कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके बेस पे पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन, जिसमें कि इन्होंने बोला रूरल के लिए यानी कि जो लोग गांव में रह रहे हैं अगर वो 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो पुअर नहीं है, 2400 कैलोरी या फिर उससे ज़्यादा मंथली बेसिस पे, एंड अगर डेली बेसिस पे। एंड अगर बात करें अर्बन, ठीक है, अर्बन की अगर बात करें तो ये 2100 कैलोरी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रूरल में ज़्यादा फिजिकल वर्क रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कैलोरीज यहाँ पे रखा गया है, एंड यहाँ पे 2100 कैलोरी रखा गया अर्बन में अगर बात करें। तो इससे ज़्यादा अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो पुअर नहीं है, इससे नीचे तो पुअर है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन किसने दी? अलग कमिटी ने दी। तीसरा, जो तीसरी कमिटी हमारी बनी दैट वाज लकड़ावाला कमिटी, ठीक है, लकड़ावाला कमिटी बनती है, ये 1991 में बनती है ये कमिटी, एंड अपना जो डेटा पब्लिश करती है वो 1993 में करती है, 1993 में। जहाँ पे इसने एक तो पहली चीज़ तो ये बोली कि स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट वाइज, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग डायमेंशंस होते हैं पॉवर्टी के, तो स्टेट वाइज इसने पॉवर्टी लाइन को रिकमेंड किया। एंड इसने ये चीज़ बोली कि जो गांव है यानी कि अगर हम बात करें रूरल इंडिया में जहाँ पर लेबरर्स एक तरह से ज़्यादा या मतलब एग्रीकल्चरल वर्कर्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे CPI दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर वर्कर, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने डिफरेंट टाइप के आपको CPI पढ़ाए थे, CPI एग्रीकल्चरल वर्कर, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI अर्बन रूरल कंबाइंड, ठीक है। तो उसमें से अगर जब हम रूरल की बात करते हैं इस कमिटी ने ये बोला तो CPI AW को यूज़ किया जाए, और जब हम अर्बन इंडिया में आते हैं तो वहाँ पे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स या फिर इंडस्ट्रियल लेबरर्स को इस पर्टिकुलर डेटा को यूज़ किया जाए। तो स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन एंड इस तरह से CPI AW एंड CPI IL या फिर IW का यूज़ इंडस्ट्रियल लेबर्स का यूज़ किया जाना चाहिए, लकड़ा वाला कमेटी ने बताया था। तो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सर। एक तो लकड़ा वाला कमेटी का एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन कि किस चीज़ से संबंध है, तो पॉवर्टी गरीबी से, बनी कब थी, रिपोर्ट कब आई, एंड ये जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हैं एक दो कि स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन किसने बताया था और किसने बोला था कि भाई CPI AW और CPI IL के हिसाब से पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन होना चाहिए, वो लकड़ा वाला कमेटी ने बताया था। अब इसके बाद जो कमेटी आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बनी इस पर्टिकुलर चीज़ में, जिसके बेसिस पे जो पिछला वाला हमारा पॉवर्टी एस्टिमेशन हुआ था 2011-12 में, वो इसी पर्टिकुलर कमेटी के हिसाब से हुआ था, एंड दैट वाज तेंदुलकर कमेटी। ये है तेंदुलकर कमेटी जो बनती है 2007 में, और अपना एक तरह से जो डेटा रिपोर्ट पब्लिश करती है वो 2009 में पब्लिश करती है अपने जो रिपोर्ट है। इसने सबसे पहली चीज़ जो सबसे आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट, दैट इज इसने ये बोला कि जो अभी तक यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूज़ हो रहा था या फिर यूनिवर्सल या फिर यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड का यूज़ हो रहा था, इसको रिप्लेस कर दीजिए अब किससे, इसको रिप्लेस कर दीजिए मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड से, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। अब बात ये आती है कि मतलब क्या है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में डिफरेंस क्या है। तो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड का मतलब है कि जैसे घर घर जाएंगे और पूछेंगे कि आपने प्रीवियस 30 दिन में, प्रीवियस 30 डेज में किन किन चीज़ों को कंजम्पशन किया, वो कितनी चीज़ों को कंजम्पशन किया, उनकी वैल्यू क्या थी, इस तरह से। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में हम बहुत फ्रीक्वेंटली वाली चीज़ का ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही हैं उन्हीं का, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ ऐसी होगी जो मैंने पिछले 30 दिन में तो यूज़ नहीं करी होगी, लेकिन मैं साल में उसको 2-3 बार यूज़ करता हूँ, हो सकता है 3-4 महीने में, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई हेल्थ एक्सपेंडिचर मैंने किया, तो ऐसा तो नहीं हर महीने में करता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर एक्सपेंस हर महीने होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ के नेटफ्लिक्स का ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर हर महीने थोड़ी ना सब्सक्रिप्शन लोगे। तो वो है मिक्स रेफरेंस पीरियड, जहाँ पे हम 30 दिन नहीं पूरे एक तरह से साल का डेटा निकाल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले किस कमेटी ने बोला था कि URP से आप शिफ्ट हो जाइए MRP में, मिक्स रेफरेंस पीरियड पे। क्लियर? तो ये एक तेंदुलकर कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन था। फिर इसने ये बोला कि हेल्थ और एजुकेशन को भी बेसिक नीड्स में लेना चाहिए, क्योंकि अब जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं कि हर महीने हो सकता है साल में एक बार या फिर साल में 3-4 बार हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, तो ये मिक्स रेफरेंस पीरियड के तहत ही आते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन इनको भी बेसिक नीड्स के तहत लेना चाहिए। क्लियर?
और फिर इसने बोला, इसने जो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन दिया जो हमें याद रखना है, मैंने पीछे आपको नहीं बताया बिकॉज पीछे वो याद नहीं रखने हमें, और वो कैलोरी वाला बस याद रखना है जो अलग कमेटी ने बोला था, 2400 कैलोरी गाँव में और 2100 कैलोरी शहरों में। यहाँ पे जो इसने एस्टिमेशन दिया, जिसको बाद में प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग होता था, जो उसने पॉवर्टी का एस्टिमेशन दिया जो अभी हम देखेंगे, इसी के बेसिस पे दिया। या फिर इंटरनेशनली भी जो डेटा, इंटरनेशनली भी जो ऑर्गेनाइजेशंस बने जिन्होंने इंडिया का पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया, उन्होंने भी इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस को ही एक बेस या फिर आधार बना के उन चीज़ों को पेश किया। तो इसका जो पॉवर्टी लाइन था, इसने जो पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेशन दिया वो था, अगर हम बात करें रूरल इंडिया में, रूरल में था वो तकरीबन 816 रुपये पर महीने। ठीक है, अगर कोई अर्न कर रहा है देन उस केस में क्या है कि वो पुअर नहीं है। और अगर अर्बन की बात करें, अर्बन की, तो ये था 1000 रुपये पर मंथ। ये पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन दिया गया था बाय दी तेंदुलकर कमेटी, जो 2007 में बनी एंड 2009 में उसने अपने डेटा को पब्लिश किया, रूरल एंड अर्बन का अलग अलग। अब इसी के बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, उसने सबसे पहले हमें 2011-12 में, जो एक तरह से हम लेटेस्ट डेटा बोल सकते हैं ऑन दी पॉवर्टी लाइन, वो दिया कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन अगर हम बात करें कितने परसेंटेज हैं जो बीपीएल हैं, तो वो इसने डेटा दिया 21.9%, जिसमें कि अगर हम बात करें अर्बन इंडिया में वो डेटा है 13.7%, और वहीं अगर बात करें रूरल इंडिया में तो ये डेटा है ज़्यादा बढ़ के हो जाता है 25.7%। तो ये डेटा आपको याद रखने की ओवरऑल परसेंटेज ऑफ बीपीएल कितना है और अर्बन में कितना है और रूरल में कितना है। इज़ दैट क्लियर? तो ये कितना है, और ये अगर ये तो पॉवर्टी लाइन हो गई। अब बात करें पॉवर्टी रेशियो, अभी उस पर भी आएंगे, पॉवर्टी रेशियो हेड काउंट रेशियो क्या आता है, तो वो वाला डेटा भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये पॉवर्टी लाइन याद रखिएगा कि कितना है 21.9%, और अर्बन और रूरल का कितना है। लास्ट या फिर लेटेस्ट जो कमेटी हमारी इस पर बनी, जो एक मेन कमेटी हम बोल सकते हैं, वैसे छोटी मोटी कमेटी तो बनती रहती हैं, दैट वॉज रंगराजन कमेटी। ठीक है, रंगराजन कमेटी ये बनती है 2000, मतलब 2014 में इसने अपना एक तरह से डेटा दिया था रंगराजन कमेटी ने, और इसने बोला था कि मतलब इसने कैटेगरीज क्रिएट की थी, कैटेगरीज इन दी सेंस कि भाई किस तरह से फूड की अलग कैटेगरी क्रिएट की थी, और फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स किसने कैटेगरी क्रिएट की थी, कि फूड आइटम्स में फॉर एग्जांपल ले लिया जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कितना कंज्यूम हो रहा है, प्रोटीन कितना हो रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको ले लिया इसने फूड में, नॉन फूड में क्लोथिंग वगैरह इन सबको ले लिया नॉन फूड आइटम्स में। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना रंगराजन कमेटी का नाम 2014 में कैटेगरीज इसने डिसाइड कर दी थी, फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स। ठीक है, और इसने जो है मॉडिफाइड, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यूआरपी दैट इज़ यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड से मिक्सड रेफरेंस पीरियड में शिफ्ट होने बोला तेंदुलकर कमेटी ने, और यहाँ पे आया मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। और मॉडिफाई किस सेंस में कि फूड और नॉन फूड कैटेगरीज अलग अलग बना दी। ठीक है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में। पहले ये बताइए यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं कि नहीं। यहाँ पे तो थोड़ा सा डेटा है, ठीक है, जो 2-3 फैक्ट हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी। और अगर क्लियर है तो उसके बाद आते हैं हम मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे, दैट इज़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक पे। क्या स्टक, क्या बफरिंग वगैरह हो गई क्या? शी जिनपिंग चाइना वाले, अच्छा। हाँ जी, सागर मातो एवरेज इनकम। सर बाकी कल पढ़ेंगे, रजत दलाल लाइव आ रहा है, मतलब रजत दलाल कौन है भाई? हाँ? चलो भाई, तो इनकम, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई, मतलब हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा था किसकी, पॉवर्टी रेशियो की। यहीं से एक टर्म निकलता है जिसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो। यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो
चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो, या फिर इन शॉर्ट उसको हम, अब मतलब एक क्वेश्चन तो ये बन गया था एक बार कि हेड काउंट रेशियो का संबंध किससे है, तो पोवर्टी से है, ठीक है। पोवर्टी रेशियो भी इसको कभी कभी सिनोनिमसली बोल देते हैं, हिंदी में बोले तो शीर्ष गणना अनुपात। अनुपात है मतलब कि कुछ न्यूमरेटर में होगा, कुछ डिनोमिनेटर में होगा। तो न्यूमरेटर में होता है नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। अभी मल्टी डायमेंशनली पुअर क्या होता है इसका मतलब समझेंगे, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि हेड काउंट रेशियो में आता है ये नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है किसी कंट्री की। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है। तो पॉवर्टी का एस्टिमेशन सिर्फ हम पैसे के आधार पे नहीं लगा सकते, एमपीआई बोलता ये है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो, वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर मतलब बहुत तरह से बहुआयामी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं ना कि जरा सा छेड़ने पे गुस्सा हो जाते हैं, मतलब पागलों जैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो भी एक तरह से गरीब ही हैं, स्पिरिचुअली गरीब है ठीक है। तो मतलब ये वो तो स्पिरिचुअल इतना भी डीप में नहीं जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल, अरे सबसे पहले ये जो एमपीआई का कॉन्सेप्ट है ये 2010 में आता है, 2010 में आता है। और ये कौन, ये मतलब किसने ये कॉन्सेप्ट को लाया, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक संस्था है, उसने ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी के साथ मिलके, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी हेल्थ इंस्टीट्यूट है, तो मैं इन शॉर्ट ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी लिख रहा हूँ, इसके साथ मिलके ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एक यूएनडीपी की संस्था है, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये दोनों, या फिर इन शॉर्ट आप याद रखना यूएनडीपी ने इस डेटा को लाया 2010 में, जिसमें कि उसने 3 डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तहत 10 इंडिकेटर्स में ये बताया कि किस तरह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी एग्जिस्ट कर सकती है। अभी तक क्या था, इतना कमा रहे हो तो पुअर हो, इतना खा रहे हो तो इतना कैलोरी कंज्यूम करो तो पुअर ही। अभी उसने इसके बहुआयामी यानी कि बहुत सारे डायमेंशंस खोल के रख दिए। यानी कि आप अगर मान लो कि ठीक है कमा तो रहे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप इलिटरेट हो, आपने एजुकेशन नहीं लिया, तो आप गरीब हो, फिर भी आप गरीब हो, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप का प्रॉपर सैनिटेशन के लिए जगह नहीं है, ठीक है, कुकिंग फ्यूल नहीं है आपके पास, अभी भी लकड़ी चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है प्रॉपर, ठीक है, इनकम तो होगी, तो भी आप पुअर हैं। लेकिन बात यह आती है कि क्या इनमें से एक भी चीज़ नहीं हुई तो पुअर हैं क्या? नहीं। पहली बात, इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। ये डेटा कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी। कितने डायमेंशंस हैं? 3, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कैसे भी करके इसको याद रखना कि भाई HES या फिर कुछ भी अपना निमोनिक बना सकते हो, शी करके बना सकते हो, शी से कैसे याद कर सकते हो? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। इंडिकेटर्स इसमें कितने हैं? 10 गिन सकते हैं, ये 2 हो जाएंगे, ये 2 4 हो गए, और इसमें आपके 6। ये इंडिकेटर्स नहीं है, दीज आर पॉवर्टी के मेजर्स, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो भी मैं बता चुका हूँ आपको, ये आपके इंडिकेटर्स नहीं है। तो टोटल 10 इंडिकेटर होते हैं। हेल्थ के तहत 2 आते हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टालिटी। जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में तो ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा नहीं है, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन डायमेंशंस तो आपको पता होने चाहिए कितने हैं, इंडिकेटर्स पता होने चाहिए कितने हैं, और डायमेंशंस पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं। इंडिकेटर्स भी थोड़े से देख लो एक बार, भले रटो नहीं तो। न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी, ईयर्स यानी कि आपने कितने साल स्कूल में बिताए हैं, स्कूल में आपकी अटेंडेंस कितनी है, ठीक है, स्कूल में नाम तो लिखा हुआ, जाते ही नहीं स्कूल। कुकिंग फ्यूल की, अगर कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, ये सब आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक डायमेंशन है, उसके तहत ये इंडिकेटर्स आते हैं। शी याद रखना है आपको डायमेंशंस में अगर हम बात करें। तो ये चीज़ आपको समझ आई। इसी से इंस्पायर होके हमारा थिंक टैंक है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो आपको पता है, बताइए जरा ये कौन सा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, बताइए जल्दी से कमेंट में। तो ये नीति आयोग जो है अपने अलग से 12 इंडिकेटर्स, और हाँ, आप पुअर किस हिसाब से बोलेंगे, अगर आप 1/3 ऑफ इंडिकेटर्स, 10 है ना, 1/3 ऑफ इंडिकेटर्स में अगर आप पुअर हैं, सो यू आर पुअर, एटलीस्ट 1/3 में। एक डायमेंशन में आप मान लो न्यूट्रिशनली आप पुअर हैं, बाकी तो ठीक है सब कुछ, तो आप पुअर नहीं है, 1/3 है यहाँ पे क्राइटेरिया होता है। नीति आयोग अपने 12 इंडिकेटर्स, 12 पैमानों में मापता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, नेशनल
मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स निकालता है, नेशनल एमपीआई निकालता है। रिसेंटली अभी एक इसने डेटा पब्लिश किया था, एंड दैट वाज मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 2005-6 के डेटा को से इसने कंपेयर किया था कि मल्टी डायमेंशनल पुअर कितना है अभी। तो इसने ये बोला कि 24.82 करोड़ जो इंडियंस हैं दे हैव एस्केप्ड पोवर्टी, यानी पोवर्टी से भी रिसेंटली डेटा पब्लिश हुआ था, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में ऑफ 2023। तो एस्केप्ड पोवर्टी यानी कि पोवर्टी से बाहर निकल चुके हैं, एंड यूपी में सबसे ज़्यादा लोग पोवर्टी से बाहर निकले हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में। ये तो नेशनली कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग हमारा कोई आर्टिकल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी, यहाँ तक कि स्टैट्यूटरी भी नहीं है, बिकॉज इससे ये कोई एक्ट से नहीं बना था, ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था, दैट इज़ वाई। क्लियर? तो यहाँ पे पोवर्टी लाइन का तो मैंने आपको डेटा दे दिया, अगर कभी पोवर्टी रेशियो का पूछ ले, जो कि कम पूछता है, पोवर्टी लाइन आपको पता होना चाहिए। तो पोवर्टी रेशियो इंडिया में अगर बात करें रफली 29.5% है, अर्बन में अगर बात करें तो ये 26.4%, एंड रूरल में 30.9% का डेटा। नॉट उतना इंपॉर्टेंट जितना कि पोवर्टी लाइन वाला डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये ब्रोकिंग्स करके एक संस्था है, एक थिंक टैंक है यूएसए में, जिसने कि एक ये बोला था कि इंडिया ने किस तरह से एलिमिनेट कर दिया एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पोवर्टी। ये डेटा का आधार क्या था? इसने ये चीज़ को एस्टिमेट किया कि किस तरह से जो वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इसने कंपेयर किया 2011-12 के जो समथिंग डेटा था से अभी के डेटा को। तो इसने बोला कि उस समय का डेटा, जब वर्ल्ड बैंक का अगर हम वो $1.9 जो मैंने आपको बताया था, $1.90 वाला अगर डेटा लें, तो उस समय 20% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे भारत में, लेकिन अभी वो डेटा 2% हो चुका है, यानी कि ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2% का मतलब है कि अभी भी है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, ऐसे नहीं कि सबको ही कहीं पे गरीबी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मेजॉरिटी निकल चुकी है, यानी कि इंडिया हैज़ एस्केप्ड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, जिस तरह से अंग्रेजों ने लूट मचाई थी, जिसकी मैं बात करता था, शशि थरूर जी ने वो अपनी बुक में लिखी थी। शशि थरूर जब बोलते हैं ना, ठीक है, तो अंग्रेजी में लपेट के रख देते हैं ब्रिटिशर्स को और वो मतलब एकदम खुला ओपनली इस चीज़ को लेके उन्होंने बात की कई सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में, अगर आपने देखा हो तो। खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे अब आपका काम है, क्वेश्चन का आंसर करिए ज़रा जल्दी से। Who among the following formulated the concept of poverty as a measurable development indicator in the Indian subcontinent? Which one of the following indicators is included in the multidimensional poverty index? ये CDS में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बताइए जल्दी से, ये CDS में पूछे गए हैं। ज़ीरो डिसलाइक, वाओ ज़ीरो डिसलाइक है। अरे ये डिसलाइक मेरे में क्यों नहीं शो होते हैं? मतलब सिर्फ लाइक शो होते हैं, डिसलाइक नहीं शो होते हैं, ऐसा क्यों? एक्स्ट्रा एलविश का आना। अबे एलविश तुम लोग भी मतलब एकदम छपरी टाइप हरकतें मत करो, हैं? छपरी या लोग टाइप बोलें एलविश भाई तो ठीक है, समझ आता है। तुम लोग भी मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसे बातें करोगे तो फिर यार दिल को दर्द होता है ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नरोजी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग था, लिटरेसी रेट नहीं था, ईयर ऑफ स्कूलिंग और अटेंडेंस स्कूल में कितनी है आपकी, वो था। याद आ रहा है? दिखाते हैं आपको। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम भी कहीं देख लो, कहीं है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम? कहीं नहीं है। न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब ये होता है कि भाई कितने बच्चों का जब जन्म होता है तो उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज चाइल्ड मोर्टालिटी। स्कूल में कितने साल बिताए और स्कूल में अटेंडेंस कितनी, कुकिंग फ्यूल यानी कि खाना बनाने के लिए फ्यूल है कि नहीं, या फिर अभी भी लकड़ी वगैरह का, लकड़ी और गोबर वो जो से कंडे बनते हैं वो उसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसको काउडंग बोलते हैं। सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब वही है कि प्रॉपर, समझ आए ना, कि आपको बोतल लेके सुबह सुबह बाहर नहीं जाना पड़ता। ड्रिंकिंग वाटर की, अगर ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य पानी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आती है कि नहीं, प्रॉपर हाउसिंग एंड एसेट्स आपके पास हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन करिए, द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ, हाँ मैं तो टूट गया टूट गया मैं तो अब। द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय, किसने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को रिकमेंड किया था? बताइए जल्दी से। अच्छा ऐसा है क्या, एनसाइक्लोमैथ्स
सर कुछ लोग बहुत स्पैम करते हैं जिनके कारण आप दूसरों के क्वेरीज नहीं दिखते आपको। अच्छा, तो भाई स्पैम करने वाले स्पैम मत किया करो। तो सही आंसर क्या होगा? तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने देखा तेंदुलकर कमेटी ने बोला था कि आप यूआरपी से, दैट इज यूनिफॉर्म या फिर यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड से शिफ्ट हो जाओ मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में। ऑलराइट, तो ये सारी कमिटीज़ किससे एसोसिएटेड है? पॉवर्टी से ही एसोसिएटेड है। और रंगराजन कमेटी ने क्या बोला था, जो हमारी लास्ट कमेटी थी। अब आते हैं लॉरेंस कर्व पे, ध्यान समझना आप, ठीक है। लॉरेंस कर्व क्या होता है? तो लॉरेंस कर्व वो कर्व होता है जो हमें इनइक्वालिटी के बारे में बताता है, असमानता के बारे में चीज़ें बताता है। इनइक्वालिटी कि देश में असमानता कितनी है। तो ये एक इस तरह से डेटा बनता है, मतलब इस तरह से ग्राफ प्लॉट होता है, ध्यान समझना। इस तरह से ग्राफ बनता है और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वालिटी लाइन, लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं इसको, ठीक। ध्यान समझना, इसको लाइन ऑफ इक्वालिटी बोल दिया। इससे जितना आप नीचे हैं उतना ही आप पुअर हैं, उतनी ही एक इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी होती क्या है वो समझ लो, अगर जिन लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा है। जैसे कि अंबानी और हमारे बीच में बहुत अंतर है, तो वो एक इनइक्वालिटी हुई। तो जैसे कि ऑक्सफैम एक संस्था है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, वो एक डेटा पब्लिश करती है जिसमें ये बताती है कि भाई किस तरह से जो टॉप 1% लोग हैं इंडिया के, वो 40% ऑफ इंडिया का वेल्थ होल्ड करके रखे हुए हैं। मतलब जो 1% जनता है वो 40% धन लेके बैठी हुई। तो ये इनइक्वालिटी को दर्शा रही है कि भाई गरीब कितना गरीब है, अमीर कितना ज़्यादा अमीर है। समझ आ रहा है आपको? तो ये बताइए मुझे कि इनइक्वालिटी ज़्यादा किस में देखने को मिलेगी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में या फिर सोशलिस्ट सोसाइटी में? अब लॉरेंस कर्व पे आ जाओ, तो ये जो बीच से लाइन जा रही एकदम जीरो से, ठीक है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ इक्वालिटी। अब ये मैंने एक ग्रीन से लाइन खींच दी, एक मैंने ये ब्लू से लाइन खींच दी, ठीक है, फिर मैंने एक ये पर्पल से लाइन खींच दी इस तरह से। तो जितना आप नीचे हो उतना ही ज़्यादा इनइक्वालिटी। ग्रीन वाला कम इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है, ये ज़्यादा दर्शा रहा है, ये बहुत ज़्यादा दर्शा रहा है। सर ये किसको दर्शाएगा? अभी ये किसी को नहीं दर्शाएगा, ठीक है। इक्वालिटी से बढ़ के और क्या हो सकता है? इक्वालिटी कोई बोल सकता है क्या है? ठीक है, तो इक्वालिटी से अब उल्टा क्या हो सकता है? इनइक्वालिटी तो वो तो नीचे हो गया, तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं होगा ना। अब ये जो लॉरेंस कर्व है, इनइक्वालिटी ये सब को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है गिनी कोएफिशिएंट का। जो गिनी गुणांक है ये हमें बताता है गिनी कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी को। ज़ीरो का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, ज़ीरो इनइक्वालिटी है। परफेक्ट इक्वालिटी, कोई असमानता है ही नहीं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एंड वन इज परफेक्ट इनइक्वालिटी, अगेन ये भी पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि जो गिनी कोफिशिएंट है, यानी जो पॉवर्टी है, वो 0 से लेके 1 के बीच में वैरी करेगी कि 0 पॉइंट हो सकता है 5 हो, कहीं 4 हो, कहीं 8 हो। अगर 8 है, 0.8 है तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, कहीं 0.3 है तो वो कम इनइक्वालिटी है वहाँ पे, ठीक है। तो परफेक्ट इनइक्वालिटी को बताता है 1। करो फिर क्वेश्चन दोनों को जल्दी से, 69 और 91 को। बताइए जल्दी से, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व, एंजल कर्व, लैफर कर्व। इसमें से आपने एंजल कर्व नहीं पढ़ा है, बाकी लॉरेंस अभी पढ़े हो, फिलिप्स और लैफर पहले। बादल जी आंसर दे रहे हैं ए, रॉबिन जी दे रहे हैं ए, तरुण सी, आरती ठाकुर ए। चलो देख लेते हैं। तो लॉरेंस सर अभी देखा, लॉरेंस नहीं है, ठीक है, लॉरेंस है। 3 हो जाएगा, इनइक्वालिटी की बात करता है, आँख दिखाता है। फिलिप्स कर्व की अगर बात करें तो फिलिप्स कर्व हमने पढ़ा था कि फिलिप्स ने क्या बोला था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, यानी इन्वर्स रिलेशन होता है ना। इस तरह से कर्व बनता है। तो ये हो जाएगा 1, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सिंपल, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा।
एंजल को छोड़ दो, आई एम एन एंजल। लैफर कर्व की अगर बात करेंगे तो लैफर कर्व ये हमने देखा था, ये घंटा शेप का बनता है, बेल शेप का। किस तरह से टैक्स रेट अगर आप बढ़ाओगे तो टैक्स कलेक्शन तो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर आप टैक्स रेट बढ़ाओगे तो टैक्स कलेक्शन घट जाएगा। ठीक है, तो ये टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, तो अपने आप ये बन जाएगा इनकम एंड प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड। 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर सी। गिनी कोएफिशिएंट और गिनी रेशियो कैन बी एसोसिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन एन इकोनॉमी, तो ये अभी हमने देखा इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं भुगतान संतुलन पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक डीप ब्रीथ ले लेंगे सभी लोग और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आंखों को जो है 5-6 बार एटलीस्ट ब्लिंक कर लेंगे, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या चीज़? बैलेंस ऑफ पेमेंट है कोई भी कंट्री जो आउटर वर्ल्ड मतलब बाकी कंट्री से, कोई भी कंट्री अदर कंट्री से यानी अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी लेन देन कर रही है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, लेन देन कर रही है, उसको बोलते हैं वो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाया जाता है। याद करिए, जब हम बजट पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के अकाउंट पढ़ते हैं, एक तो रेवेन्यू कैपिटल, डिवाइड करते हैं रेवेन्यू रसीट कैपिटल रसीट, रेवेन्यू रसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो तो हो गया भारत के अंदर सारी चीज़ें कैसी हो रही हैं। अगर हमें देखना है कि देश का जो है वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है विद द आउटर वर्ल्ड कैसा क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें भुगतान संतुलन देखना पड़ेगा। उसके लिए जिस तरह हम पढ़ते हैं यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल दो हेड डिवाइड करते हैं, उसी तरह से इस BOP दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दो पर्टिकुलर पार्ट बनाते हैं। एक बनाते हैं करेंट अकाउंट और दूसरा बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता। ठीक, ये हो गया हमारा करंट अकाउंट, क्लियर, करंट अकाउंट, और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। इसको बोलेंगे चालू खाता, इसको बोलेंगे पूंजी खाता। तो अगर चालू खाता की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है करंट अकाउंट में? तो जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स क्या होते हैं हमारे, विजिबल्स होते हैं, विजिबल जिनको देख सकते हैं, दीज आर टैंजिबल इन नेचर, जिनको छू सकते हैं। सर्विसेज हो गई, इनको छू नहीं सकते, इनटैंजिबल है। ठीक है, तो गुड्स विजिबल्स और सर्विसेज हमें विजिबल नहीं होती। जैसे कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे जो ऐड आता है, आई थिंक मैंने ऐड हटा तो दिए थे, लेकिन पता नहीं अगर आ रहा होगा तो देख लेता हूँ मैं एक बार। तो भाई जो ऐड आता है तो उससे गूगल एडसेंस के थ्रू पेमेंट आता है मेरे को, वो डॉलर्स में आता है, एक्सचेंज होता है, अभी एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे, तो एक्सचेंज होके मेरे को पैसा मिलता है। ठीक है, तो यानी कि उसको भारत सरकार सर्विसेज में दिखाती होगी, क्योंकि मैं कोई सामान का तो निर्यात कर नहीं रहा हूँ, मैं तो सर्विस एक तरह से दे रहा हूँ ना आप लोगों को। ठीक है, तो गुड्स आ गए आपके, सर्विसेज आ गए आपके, गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जिसके तहत आपके आ जाएंगे रेमिटेंसेस। रेमिटेंस क्या होता है? हिंदी में इसको प्रेषण बोलते हैं। रेमिटेंस का मतलब यह है कि कोई भी भारतीय जो भारत से बाहर रह रहा है, वो भारत में पैसा भेज रहा है अपने फैमिली को, अपने घर वालों को, रेमिटेंस कहलाता है। इंडिया करेंटली नंबर 1 है रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में, सेकंड नंबर पे मेक्सिको आता है। अभी रिसेंटली मतलब कुछ महीने पहले ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी, इंडिया सबसे पहले पे, मेक्सिको सेकंड नंबर पे आता है। तो रेमिटेंस का मतलब है कि कितना बाहर से मनी आ रहा जो भारतीय भेज रहे हैं अपने घर में। ये हो गया तुम्हारा चालू खाता में आएगा। इट इज़ नॉट एज कॉम्प्लेक्स जो हमने रेवेन्यू और कैपिटल में पढ़ा था, यहाँ पे आसान है चीज़ें। कैपिटल अकाउंट में पहले तो आ जाएंगी आपकी सर इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर हम बोलें कि निवेश। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो निवेश है, इसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है FDI दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है FPI दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको कि FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? FDI होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है,
लॉन्ग टर्म होती है और इतनी आसानी से इसको विथड्रॉ नहीं किया जा सकता है, और ये शॉर्ट टर्म होती है जिसको आसानी से विथड्रॉ किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे लैंड एक्वायर करती है, यहाँ पे आती है, वो लैंड एक्वायर करती है, यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क है, इंडिया में उन्होंने टेस्ला के लिए भूमि अधिग्रहण किया, उन्होंने फैक्ट्री डाली, उन्होंने सारा चीज़ कुछ किया। तो अगर मान लेते हैं कि उन्हें यहाँ से रैपअप करना है तो 2 दिन में रैपअप करके या फिर कुछ तुरंत रैपअप करके नहीं भाग सकते यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उन्हीं का लॉस होगा। एफपीआई वहीं पे अगर बात करें, इसको हॉट मनी के नाम से जहाँ भी जानते हैं, हॉट मनी इन दी सेंस कि ये तुरंत मनी को विथड्रॉ किया जा सकता है, तभी एफडीआई तो अच्छा माना जाता है। एफपीआई भी ठीक है, लेकिन ठीक है उतना अच्छा नहीं है एफडीआई कितना, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल कुछ खबर आई कि भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है उतना ठीक नहीं चल रही है, खस्ते में जा रही है, तो ये लोग तुरंत निकल के भाग लेंगे यहाँ से, जो इकोनॉमी गिर रही थी इसको और गिरा देंगे ये, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए हॉट मनी है ये, यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता, शॉर्ट टर्म कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर लिया जिसको कि तुरंत विदड्रॉ किया जा सके, किसी को इन्वेस्टमेंट दे दी इन दी सेंस, ठीक है। एफडीआई एक तरह की लॉन्ग टर्म। करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था फरवरी करंट अफेयर में कि किस सेक्टर में अभी 100% एफडीआई को अलाउ किया गया है। याद करिए मैंने आपको बताया था 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट और बाकी का जो है वो गवर्नमेंट अप्रूवल के रूट के थ्रू होगा, ठीक है। वो बताइए जरा कौन सा सेक्टर है। तो पहला तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, दूसरा इसमें क्या आ सकता है, दूसरा आएगा इसमें जो बोरोइंग या फिर लेंडिंग हो गया, लोन लेना या फिर देना। वहाँ पे भी तो यही सर पढ़े थे अगर याद आ रहा हो, जो करंट और कैपिटल अकाउंट पढ़े थे वो जो बजट वाला था, तो वहाँ पे भी बोरोइंग और लेंडिंग, लोन और लेना देना कैपिटल वाले ही हेड में तो आ रहा था, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड तीसरा चीज़ होता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं वो समझते हैं, बट बिफोर दैट ये 100 जो % अलाउ किया गया है ये स्पेस सेक्टर में अलाउ किया गया है। 74% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट उसमें कुछ पूछताछ नहीं करेगी, उसके बाद करना है 74% से ज़्यादा तो गवर्नमेंट पूछताछ करेगी, क्योंकि अगर आपकी इतनी ज़्यादा ओनरशिप हो गई तो मतलब ये है कि आपने एक बड़ा चंक ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें, क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्टर है, तो उसमें 100% अभी भी एफडीआई अलाउ नहीं किया गया, बिकॉज अपने एफडीआई में अगर किसी कंपनी ने निवेश कर दिया मतलब उसकी एक तरह से ओनरशिप राइट भी चले गए। जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया, उसने इन्वेस्ट किया, किस तरह का एफडीआई वाला इन्वेस्टमेंट था वो, समझ रहे हैं आप, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर होती है आपकी। अब बिफोर टेलिंग यू कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ ये करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट तो आपको पता है सर, डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट तो आपको पता है ना कि डेफिसिट क्या चीज़ होती है। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। अगर वो चालू खाते में घाटा हो जाए, करेंट अकाउंट में वो घाटा हो जाए, तो उसको बोल देते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं सामान, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जिसका मतलब है इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, यानी कि आयात निर्यात से ज़्यादा हैं। दैट इज कॉल्ड एज कैड या फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें कि आप अगर इंपोर्ट से एक्सपोर्ट को माइनस करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा करेंट अकाउंट डेफिसिट, जो करेंटली चल रहा है 3.3% ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड आप में से किसी ने पूछा था जब हम लोग ये करंट और कैपिटल वाला बजट में देख रहे थे कि सर ये ट्विन डेफिसिट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्विन डेफिसिट क्या होता है। बता तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है जुड़वा घाटा। जुड़वा मतलब दो घाटे। दो घाटे कैसे, एक तो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, जो कि हम पढ़े थे कहाँ पे, वो करंट और कैपिटल याद करो। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रिवाइज करते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम या फिर टोटल रेसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग को हटा देना है, क्योंकि बोरोइंग कोई आपकी इनकम नहीं है, वो आपको चुकता करना है, वो आपको ब्याज सहित वापस लौटाना है। तो फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपके पास दोनों है तो उसको बोलते हैं, जो इंडिया के पास है, दैट इज कॉल्ड एज ट्विन डेफिसिट, जुड़वा घाटा। जब अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हों अगर,
तो फिर मैं आपको लास्ट टॉपिक बताता हूँ, दैट इज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, कमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई? क्लियर है कि नहीं? कुछ तो बोलोगे। ठीक, क्लियर है। चलो, तो अभी आते हैं क्या बताना था, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते क्या हैं, देखिए। ये पहले मतलब क्या है, चेंज इन फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है क्या? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हम क्या दर्शाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक। अब चीज़ें न्यूट्रल तो होती नहीं होंगी। न्यूट्रल इन दी सेंस, जैसे मैंने आपको क्या बताया था सर, कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है ये गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को दिखाता है। यानी कि जो बजट डेफिसिट निकल के आता है गवर्नमेंट का, वो हमेशा ज़ीरो निकल के आता है। तो ऐसा क्या कि मतलब ज़ीरो मतलब एग्जैक्टली जितने एक्सपेंडिचर हैं उतनी ही रेसीट्स हैं, उतनी ही इनकम है? तो ऐसा होता नहीं है। जितना डेफिसिट होता है उसके अवज में वो लोन ले लेता है गवर्नमेंट, वो फिजिकल डेफिसिट में दिख जाता है। तो ज़ीरो आ जाता है बजट डेफिसिट, मतलब जितना हुआ था। इसमें क्या होता है, बोरोइंग को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है बजट डेफिसिट में, जो एफडी में किया जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे पता चल जाता है, अच्छा इतने बोरोइंग किए थे, हैं छुपा रहे थे, मतलब ये बोरोइंग को दिखा देता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग के देखे थे। उसी तरह जब मान लो कि हमारी सरकार इंपोर्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली हमारी इंपोर्ट अभी करेंटली ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। जैसे कि अभी सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है कल परसों में ही, जिसमें बताया कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, यानी कि जो असलाह है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया, ठीक। अब वो इंपोर्ट करने में हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता होगा, यूएसए से कर रहे हैं तो डॉलर देना पड़ता होगा, उसके अगेंस्ट में देना पड़ता होगा कि नहीं? तो हमारे पास तो उतना है नहीं। तो फिर गवर्नमेंट आरबीआई से बोलती है कि जितना आपके पास एक्सेस है उतना दे दो निकाल के, और उससे उसकी पूर्ति कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेस में आ रहा है, जो कि यूजुअली नहीं आता है, तो वो क्या करता है, आरबीआई को देता है, तो आरबीआई अपने पास उसको रिजर्व के तौर पे रख लेता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है कि, और ये किन किन चीज़ों से मिलके बनता है वो चीज़ समझना, ठीक है। फॉरेक्स भी के नाम से भी जाना जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला, फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो है वो आएगी इसमें, फॉरेन करेंसी एसेट्स, एफसीए इन शॉर्ट। दूसरा आता है कि गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं किसी कंट्री के पास, वो जोड़े जाते हैं अगर किसी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज निकालना पड़ता है। जैसे कि कई सारे कंट्रीज़ होते हैं जिनका फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो जाता है, काफ़ी वित्तीय संकट में पड़ जाते हैं, हम भी पड़े हुए हैं, पढ़ेंगे अभी। 1990 की बात है जब हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म हो गए थे कि हम कुछ इंपोर्ट तक करने की हालत में नहीं थे। फिर कैसे उभरे उससे वो भी देखेंगे। तीसरा है हमारा एस डी आर, इन शॉर्ट नोन एज एस डी आर, बाकी फुल फॉर्म इसका है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट एस डी आर, जो कि मिल के बनता है 5 मुद्राओं से, 5 करेंसीज से जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। एक तो यूएस का डॉलर, दूसरा है यूरोप की यूरो, तीसरा है जापान की येन, चाइना का युआन, एंड पांचवा है ब्रिटेन का पाउंड। ये 5 करेंसी से मिलके बनता है स्पेशल ड्राइंग राइट। एंड चौथा है हमारा रिजर्व ट्रैंक पोजीशन, इन शॉर्ट इसको हिंदी में बात करें स्पेशल ड्राइंग राइट्स को तो बोल देंगे विशेष आहरण अधिकार। और रिजर्व ट्रैंक पोजीशन मतलब कि आपका जो आरक्षित किस्त स्थिति हो जाएगी, दैट इज रिजर्व ट्रैंक पोजीशन। ये क्या होता है रिजर्व ट्रैंक पोजीशन? तो वो पोजीशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक तरह से हर कंट्री को कुछ कोटा मेंटेन करके रखना पड़ता है आईएमएफ के पास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक हमारी संस्था है, 1944 में 1944 में यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में एक जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइज हुई थी, और इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 2 इंस्टीट्यूट्स निकल के आते हैं, एक तो आईएमएफ और दूसरा बनता है हमारा विश्व बैंक, दैट इज वर्ल्ड बैंक।
तो इस आईएमएफ में हर कंट्री को कुछ कोटा रखना पड़ता है, अपना मेंटेन करके रखना पड़ता है। जब उसकी हालत तंगी होगी तो उस केस में आईएमएफ उस कोटे से कुछ पैसा निकाल के उसको दे देगा। रिजर्व ट्रैंक पोजीशन, आरटीपी इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो 1990 में 1990 में हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे हो गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, भुगतान संतुलन संकट की जिसको बोल सकते हैं, यानी कि बीओपी क्राइसिस हो गया था। तो 1991 में हम यहाँ पे गए थे आईएमएफ के पास 1991 में। तो आईएमएफ ने जब हमारी ये संकट देखे, जब हालत देखी, तो लोन दिया तो, लेकिन अपनी कुछ कंडीशंस के साथ कि आपको अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा। तो इसी के चलते फिर हमारे गवर्नमेंट ने, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उसने एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया 1991 में। उस समय पीवी नरसिम्हा राव, जिनको भी भारत रत्न देने की बात हुई है ना, 5 लोग हैं ना, उनमें से पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, जिसमें कि एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारता या फिर उदारीकरण। इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एंड तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1991 में। इसको हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलेंगे निजीकरण, और इसको बोलेंगे क्या, वैश्वीकरण। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में जो भी आपके एक लिमिटेशंस हैं उनको ख़त्म करना। लिमिटेशंस इन दी सेंस, आईएमएफ ने बोला कि आप अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट तो ले ही नहीं रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी आपके आपके कंट्री में। तो लिबरलाइज करिए अपनी इकोनॉमी को, खोलिए, मतलब खोलिए इन दी सेंस कि अभी तक हम बहुत ही इस चीज़ को लेके सेंसिटिव थे कि भाई एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने हमें 200 साल तक, ठीक है कंपनी ने तो 200 साल तक नहीं, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया था, बट ठीक है कंपनी आई थी जिसने रूल ट्रेड करने के लिए और वो हमें रूल करना स्टार्ट कर दी थी। तो थोड़ा सा हम स्केप्टिकल थे इस चीज़ को लेके, इसलिए भी हमने अपनी इकोनॉमी को उतना खोल के नहीं रखा हुआ था, लिबरलाइज नहीं किया था। तो अब थोड़ा सा हम उदारता दिखाई, हमने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा लिबरलाइज किया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पे हमने अभी, हम जब कल का लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई, जैसे कि 1948 में, 1956 में, जिसके तहत हमने प्राइवेटाइजेशन को बहुत ही डिमोटिवेट किया और लाइसेंस राज रखा था हमने। तो प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ही कम स्कोप था कोई प्राइवेट सेक्टर में, मतलब कोई सेक्टर में घुसने का। तो इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से इकोनॉमी उतना ग्रो नहीं कर पाई, प्राइवेटाइजेशन फिर हमने करना पड़ा। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, जहाँ पे आप बाकी कंट्रीज के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी इकोनॉमी को कनेक्ट करवाते हैं, इंटरकनेक्ट करवाते हैं बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, दिस इज एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज हम अंग्रेजी बोलते हैं, दिस इज एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही होता है ये चीज़। तो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन्हीं को क्रेडिट जाता मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए और भारत की इकोनॉमी को गिरने से, बहुत ज़्यादा गिरने से बचाया। क्लियर है। तो आईएमएफ कब बना था, 1944, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की कैपिटल है। क्लियर है यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें, किसी को कोई डाउट? लाइसेंस राज कल पढ़ेंगे किस तरह से, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी वो। 2 मिनट वाला ऐड आता है, दो बीच में भी ऐड आ रहा है क्या आज है? बीच में भी ऐड आ रहा है क्या? सर न्यू बैच का बता दो प्लीज़। न्यू बैच का क्या बता दें, अभी हमें खुद ही नहीं पता न्यू बैच आएगा भी कि नहीं आएगा, सच्ची में नहीं पता। ठीक है, चाइना हमसे इतना आगे कैसे निकल गया यार, वो सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, कोई एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। उन्होंने ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हमने 1991 में लाए, उन्होंने बहुत पहले ही वो सारी चीज़ें ले आए थे। इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो, ये तो फिर बताएंगे तुमको किसी दिन, है ना।
कोमल मोंडावल एसडीआर बता दे। एसडीआर एक तरह का जो स्पेशल ड्राइंग राइट है ना, तो ये भी आईएमएफ के पास ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, ये टोटल 5 करेंसी से मिल के बनता है, इसमें इंडियन करेंसी इंक्लूडेड नहीं है। ये एक तरह का ग्लोबल करेंसी आप मान सकते हो एसडीआर, इसको एक तरह का करेंसी डील कर सकते हो। इन सब का वेटेड एवरेज लिया जाता है यूएसडी, यूरो, येन, युआन, पाउंड का, और उस हिसाब से एसडीआर डिसाइड किया जाता है। अब ज़्यादा डेप्थ में इसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं, जितना नीड था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। बट वो लास्ट टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, छोटा सा बहुत टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। उसको बताने से पहले आपके एग्जाम में कुछ, या फिर करंट अफेयर में भी न्यूज़ में रहता है थोड़ा सा, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, ये क्या होते हैं? तो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पहली बात, जो कंट्रीज मेंटेन करके रखती हैं। नॉस्ट्रो का मतलब होता है आर अकाउंट इन योर बैंक, आर अकाउंट इन योर बैंक, यानी कि आपकी बैंक में हमारा अकाउंट। वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर अकाउंट इन आर बैंक, आपका खाता हमारी बैंक में। मतलब कंट्रीज, जैसे कि मान लो इंडियन, जो इंडिया है वो रशिया के साथ ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब मान लो कि रशिया इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कोई रशियन कंपनी आई, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, इन सब चीज़, मतलब इंडियन करेंसी की ज़रूरत है, या फिर हम जाते हैं तो रशिया की करेंसी की ज़रूरत है। तो भाई मान लेते हैं एसबीआई एक बैंक है, एसबीआई में रशिया ने अपना खाता खुलवा लिया, हमने रशिया की बैंक में कोई खाता खुलवा लिया, तो ट्रेड करना, व्यापार करना आसान हो जाता है नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो से। तो नॉस्ट्रो का मतलब है हमारा, जैसे हमारा अकाउंट आपकी बैंक में, तो मान लो वहाँ रशिया की कोई रशियन बैंक है, मान लो रशिया की बैंक है, मान लो कि पुतिन बैंक ठीक है, तो पुतिन बैंक में जो हमारा खाता होगा वो नॉस्ट्रो होगा, और पुतिन जी का जो हमारे एसबीआई में होगा वो वॉस्ट्रो होगा, ठीक। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा इसको, एप्रिसिएशन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एप्रिसिएशन मतलब कि अधिमूल्यन, डेप्रिसिएशन, ये क्या होते हैं, ठीक है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बहुत कायदे से समझेंगे। एप्रिसिएशन को बोलेंगे अधिमूल्यन और डेप्रिसिएशन को बोलेंगे मूल्यह्रास। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन टर्म आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं, बिकॉज याद करिए कि भाई हमने पढ़ा था, अगर जीडीपी में डेप्रिसिएशन को घटा देते तो क्या मिल जाता है, ग्रॉस का नेट हो जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास हो रहा था किन चीज़ों का, कि अगर मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप का यूज़ करके, तो मैंने कोई पैसा कमाया, ठीक है, तो मैंने कुछ यूज़ तो कर रहा हूँ, लाइट यूज़ हो रहा है, या फिर मेरी मशीनरी है वो यूज़ तो हो रही होगी ना, तो उसके साथ उसकी धीरे धीरे वैल्यू घट रही होगी, मूल्यह्रास हो रहा होगा। तो बस इतना पता है, डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्यह्रास, यानी मूल्य में कमी होना, मूल्य में कमी होना, बस वही तो डेप्रिसिएशन होता है। अगर किसी कंट्री की करेंसी, किसी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक यहाँ पे लिख लीजिएगा, डोमेस्टिक का मतलब उसके घरेलू करेंसी की जो वैल्यू है वो घट जाए, वो डिक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और उसका उल्टा हो जाएगा एप्रिसिएशन। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए, कैसे वो समझना, यहाँ पे खेल है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है, जैसे फॉर आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हुआ कि एप्रिसिएशन हुआ ये आप बताएंगे, ठीक। $1 में, ठीक है, $1 बराबर पहले होता था, $1 बराबर पहले होता था, $1 में मात्र 70 रुपये आते थे, मात्र 70 रुपये सिर्फ। अब $1 में पता है कितने आते हैं, 80 रुपये आते हैं। तो ये एप्रिशिएट हो गई करेंसी या डेप्रिशिएट हो गई, ये बताएं जरा। डोमेस्टिक वाली, डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक मतलब रुपए, हमारा रुपए, ये अप्रिशिएट हुआ डेप्रिशिएट हुआ, डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बताइए। फेब के करंट अफेयर तो डाल फीए निखिल जी, डाल फीए करंट अफेयर का 4 फेफो, और वहाँ पे डाल फीए हमने करंट अफेयर, ना सिर्फ करंट अफेयर डाल दिए, क्विज भी डाल फी, ठीक है, आज क्विज भी आपकी डाल गई। निखिल जी डल चुका है, ठीक है, करंट अफेयर कोर्स करके चेक करिए। और अगर आप जो लोग बैच में हैं वो एसएससी कोड का यूज़ करेंगे, जो लोग बैच में हैं, ठीक है। काफ़ी लोग सोए थे बीच में जिनको ये नहीं पता कि मैगज़ीन नए फॉर्मेट में आ चुकी, नई फॉर्म में मैगज़ीन अब रिलीज़ की जाती है, ठीक है। करंट अफेयर कोर्स में आपको देखने को मिलेगा।
बहुत लोग लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन, और सभी लोग सही लिख रहे हैं, सभी लोग सही लिख रहे हैं। डेप्रिसिएट कर गई, क्योंकि कैसे डेप्रिसिएट कर गई? पहले $1 में मात्र 70 रुपये आते था, आज $1 में 80 रुपये आ जाते हैं, कीमत घट गई है। अगर मान लो कि यू आर वेरी फ्रीली अवेलेबल टू एनी वन, कोई भी आता है तुमसे मिल के चले जाता है, तुम्हारी वैल्यू होगी क्या? ना। तुम अगर बहुत रेयरली मिलो, बहुत कम मिलो, तुम्हारी लोग वैल्यू करेंगे, यानी तुम्हारी वैल्यू तब बढ़ेगी जब तुम लोगों को कम रेडली अवेलेबल होगे। यहाँ पे ज़्यादा पैसा अवेलेबल है, हमारी करेंसी यहाँ पे कम अवेलेबल है, वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू या मतलब यहाँ पे सॉरी, वैल्यू इसकी क्या हुई? घट गई, तभी तो ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या हुआ? डेप्रीसिएशन हो गया, इसका उल्टा एप्रिसिएशन हो जाएगा। अब इसी से टर्म आते हैं, अरे यार, इसी से टर्म आते हैं रिवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन, ये है एप्रिसिएशन, और ये डीवैल्यूएशन है डेप्रिसिएशन। मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ नया नहीं है, बस इसमें और इसमें अंतर इतना है कि ये अपने आप हो रहा था, मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा था। मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर रही थी कि करेंसी की जो वैल्यू है कैसे ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के थ्रू ये काम किया जाता है, जानबूझ के डोमेस्टिक करेंसी को नीचे या ऊपर किया जाता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? जिसे चाइना जैसे कंट्रीज पे एलिगेशंस लगाता रहता है यूएसए कि ये अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहा है, जानबूझ के कीमत घटा रहा है अपनी डोमेस्टिक करेंसी की। लेकिन क्यों? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए, निर्यात को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि खुद सोचो, अगर $1 में 70 रुपये आ रहा है, और दूसरा केस है जहां पे मैंने डिवैल्यूएट कर दिया, डेप्रिशिएट हो गई मेरी करेंसी, 80 रुपये आ रहा है, कौन फायदे में होगा? एक्सपोर्टर की इंपोर्टर? मैं हूं, जैसे सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं एक तरह से, गूगल मेरे को पैसा दे रहा है, $100 की मेरी कमाई हुई। अब ये $100 में इस केस से मेरे को मिलेगा 7,000 रुपये, इस केस से मेरे को मिलेगा 8,000 रुपये। मैं जो कि एक्सपोर्टर हूं, कौन से केस में फ़ायदे में हूं? जहां पे करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, डोमेस्टिक वाली। तो इंपोर्टर को फ़ायदा होता है जब एक्सचेंज रेट कम होता है, और एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है। ठीक, करिए जरा क्वेश्चन को। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ प्राइसेस ऑफ डैश, बताइए। एक तो ये क्वेश्चन करिए, और दूसरा जिन लोगों का हो जाए वो इसको करिए, 28 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, फिर एसएससी वाले क्वेश्चंस करेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन दे तो दिया रोशन यादव जी, डाउनलोड का ऑप्शन है तो। आप क्या हिंदी वाली देख रहे हैं क्या अभी? ज़रौदा लिंक क्यों दिए हैं सर? ज़रौदा का लिंक पड़ा हुआ है क्या अभी भी? अच्छा, ज़रौदा का लिंक यार, वो मैंने बताया नहीं था कि मतलब फ्रेंड है मेरे एक, तो वो इसमें शेयर वगैरह में मार्केट में करते रहते हैं वो, तो उन्होंने ही बोला था कि आप जब पढ़ाइएगा तो इसके बारे में डाल दीजिएगा, बिकॉज अगर उससे कोई भी खाता खुलवाएगा, मतलब आपका कोई भी स्टूडेंट या तो अभी, या तो मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो उससे कमीशन कुछ मिल जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, है ना। जैसे कि काफ़ी लोगों को आपने बुक का एडवर्टाइज़ करते देखा होगा कि ये बुक ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए करते हैं बिकॉज उससे वो एफिलिएट मार्केटिंग होती है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कमीशन मिलता है, आपका कुछ नहीं जाता है, आपको तो उतने का पड़ेगा, लेकिन उसको कमीशन मिल जाता है, तो इसलिए मैंने डाल दिया। अगर कभी आप खुलवा रहे हैं या फिर खुलवाएंगे या फिर आपके घर में, तो आप इस लिंक का यूज़ करके खुलवा सकते हैं, तो किसी का भला हो जाएगा, बस इतना है। ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ प्राइसेस ऑफ, डी आंसर आ रहे हैं। अच्छा, देखते हैं। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कब बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल सही है सभी का, एक्सपोर्ट जब राइज करेंगे प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, क्योंकि डिवैल्यूएशन में क्या बढ़ता है? एक्सपोर्ट बढ़ता है। अच्छा, ये क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मतलब मैंने फ्लोटिंग और फिक्स्ड के बारे में बताया नहीं है, लेकिन तुम लोग, जब मैंने भी पढ़ा था ना, तो मेरे को फ्लोटिंग फिक्स्ड के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कैसे कि भाई कौन सा फ्लोटिंग होगा और कौन सा फिक्स्ड होगा, बताओ कौन सा इन दोनों में से, ये तुमने बताया कि एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, इनमें से कौन सा फ्लोटिंग होगा, कौन सा फिक्स्ड होगा? फ्लोटिंग का मतलब तैर रहा है, तैरती चीज़ें अपने आप से हैं, तैरती चीज़ें अपने आप से। अगर मैंने कोई मान लो कि
पेज डाल दिया पानी में, वो तैर रहा है, तो अपने आप से तैर रहा है ना वो। तो ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर रही हैं एक्सचेंज रेट को, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है, वैसे उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इज दैट क्लियर? तो अब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आसानी से, अगर आप नहीं कर पाए थे पहले। तो पूछ रहा है एक्सचेंज रेट्स स्टेट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज करेक्ट। कौन सा सही है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स इन विच द गवर्नमेंट इंटरफेयर बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसीज। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो फिक्स्ड में होगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स सेट बाय द गवर्नमेंट डिसीजंस एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एक्शंस। निट्टो में आपको ये टेक्निक बताता हूँ, ये दोनों अगर देखे जाएं तो सिमिलर एंड कंट्रास्टिंग ऑप्शंस हैं, आंसर इसमें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, सिमिलर और कंट्रास्टिंग में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस पढ़े थे, 1944 में हुआ था, एंड IMF और वर्ल्ड बैंक के हमारे इंस्टीट्यूट्स बने थे। ठीक, अब आते हैं हम कुछ यस के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, शुरू के 5 क्वेश्चन आई थिंक ये पूछे नहीं गए किसी में, तो इनको छोड़ देते हैं। नहीं, शुरू के 4 नहीं पूछे गए, 5वां पूछा गया। ठीक है, तो 5वें से स्टार्ट करते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल आउट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। यार मैंने पढ़ाया तो नहीं लाइसेंसिंग सिस्टम, बट कर लो अगर कर सकते हो तो, नहीं कल तो पढ़ेंगे इसको। सर अब सीजीएल में CBIC की पोस्ट हट गई है सर। अच्छा, दीक्षा कुमारी पांडे जी। चलिए, तो फॉल आउट ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मतलब क्या, एक नेगेटिव है। तो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज अवेल्ड, तो ये है मतलब जो बड़े बड़े जिनके पास ज़्यादा पैसा है, घूस देंगे, करप्शन करेंगे, रेड टेपिज्म बढ़ेगा, तो घूस दे के ले लेंगे किसी चीज़ का लाइसेंस जो इंडस्ट्री सेटअप करनी है। और जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं कर पाएंगे, उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। The country can improve its balance of payments by devaluation when the sum of elasticity of demand for exports and import is, बताइए सर। URP और MRP बता दो पूजा जीटेरवाल जी। अब याद आ रहा है आपको? URP यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड का मतलब है 30 दिन पिछले आपने क्या क्या इस्तेमाल किया है। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड है कि हम साल भर का देखेंगे आपका, क्योंकि 30 दिन वाली तो वो चीज़ें हो सकती हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो कि भाई आलू टमाटर का कंजम्पशन आपका बहुत ज़्यादा रहता है। मिक्स रेफरेंस पीरियड में हम यूज़ करते हैं एजुकेशन, हेल्थ, इन जैसे इंडिकेटर्स का। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। प्लीज़ टॉक ऑन रेलवे एग्जाम अभी करते हैं। अमन पटारिया जी बस कुछ क्वेश्चन कर लें, रेलवे के बारे में ही डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, लास्ट में जो लोग हैं रेलवे के तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, द कंट्री कैन इंप्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंप्रूव कर सकता है बाई डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन पता है, व्हेन द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। देख रहे हैं सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया 25 जुलाई को, व्हेन द सम ऑफ इलास्टिसिटी फॉर डिमांड। अब ये क्या होता है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब आपने प्राइस चेंज किया, उसके अवज में डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। यूनिटी है इसका मतलब ये, इक्वल टू यूनिटी का मतलब है जितना प्राइस चेंज किया, जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड हुआ। लेस दैन यूनिटी का मतलब ये कि आपने प्राइस तो इतने का चेंज किया बट डिमांड में इतने का चेंज आया। और ग्रेटर दैन यूनिटी का मतलब प्राइस इतना चेंज हुआ, डिमांड इतना चेंज हुआ, तो ये ग्रेटर दैन यूनिटी होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया मान लो कि 70 से उसने 80 रुपये कर दिया एक्सचेंज रेट, अगर भारत से कंपेयर करें, यानी कि 10 रुपये से, यानी कि अगर परसेंटेज में निकालें तो 10/70 ऐसे करके इंटू 100 आएगा, 14 सही 2/7% है ना। तो ये 42/7 जो परसेंटेज आया। अब अगर ये फेवरेबल तभी होगा जब लोग जो हैं इसमें डिमांड भी तुरंत बढ़ाएंगे। डिमांड बढ़ाएंगे इन दी सेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंट्री कैन इंप्रूव इट्स बैलेंस ऑफ बाय डिवैल्यूएशन विद द सम ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये तब होगा जब लोग की, ठीक है, ये 10 रुपये का इतने का 70 से 80 हो गया, एक्सपोर्ट फेवरेबल है, तो एक्सपोर्ट उसके प्रपोर्शन में ज़्यादा बढ़ें, बहुत ज़्यादा बढ़ें, तभी तो फेवरेबल होगा। भाई फेवरेबल का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। डिवैल्यूएशन कोई कंट्री क्यों करता है? क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो फॉरेन करेंसी एसेट बढ़ेगा, और फॉरेन करेंसी एसेट बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्दी होगा। और एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए क्या है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, तो वो चीज़ है। ठीक है, ग्रेटर दैन यूनिटी होना चाहिए। इन विच ईयर वॉज फेरा एंड फेमा, ये आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया, तो चलो यहाँ पे आप देख लो फेरा और फेमा क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा होता है, और फेमा होता है जो ये 1973 में आया था, 1973 में आया था फेरा।
और फेरा को रिप्लेस किया था फेमा ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं आप करेंसी को एक्सचेंज, सो दैट कोई मतलब ब्लैक मनी और ये सब ना हो सके, और ये हवाला वाला जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको वो करने के लिए फेरा और फेमा एक्ट है। फेरा 1973 में आया था और फेमा 1999 में आया था। ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश का घटक नहीं है? एडिशन टू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मशीन एंड इक्विपमेंट एम्प्लॉयड बाय अ फर्म, इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक्ड बाय अ फर्म। CHSL 10 अगस्त 2023। तो इसमें जो परचेजिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी है ये आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। व्हेन द गवर्नमेंट रिसॉर्ट्स टू बोरोइंग ओनली टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, इट इज़ रेफर्ड टू एज। तो जब सरकार केवल बकाया भुगतान और ब्याज भुगतान के लिए उधार लेने का सहारा लेती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो याद करिए सर, ये रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा। बिकॉज प्राइमरी डेफिसिट क्या था? प्राइमरी डेफिसिट था ही फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और यहाँ बात चल किसकी रही है? इंटरेस्ट पेमेंट की। तो दैट इज कॉल्ड एज जीरो प्राइमरी डेफिसिट। यही तो होता था प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा में आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक अकाउंट्स आर ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि हमारे रेमिटेंसेज वगैरह हैं, तो किस में आते हैं? तो ये हमारे आते हैं गवर्नमेंट अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए। द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ट्रांजेक्शन्स लाइक। करेंट अकाउंट में क्या आता है हमारा? तो करेंट अकाउंट में हमने देखा था विजिबल्स एंड इनविजिबल्स, दैट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, ठीक है। अच्छा, ऑल ऑफ दी अबव आएगा बिकॉज ट्रांसफर्स भी आते हैं और इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए, तो ये 2-3 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, ठीक है। अभी आते हैं, ये बताइए विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड विच ईयर इज़ रेफर टू एज अ ईयर ऑफ डिवीजन? इनमें से किस देश को किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है फॉरेन ट्रेड के हिसाब से? तो विभाजन का वर्ष है 1991, क्योंकि यहाँ पे हमने LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। तो विभाजन इसलिए क्योंकि इससे पहले 1991 से पहले हमारा फॉरेन ट्रेड मिनिमल था। इसके बाद में बहुत अच्छा खासा हो गया, बहुत कायदे का हो गया, बढ़ गया। इसीलिए 1991 को ईयर ऑफ डिवीजन के नाम से जानते हैं। मैंने आपको सेंसस में कौन से ईयर को ईयर ऑफ एक पॉपुलेशन डिवाइड बताया था? बताइए जल्दी से। ये तो ईयर ऑफ एक तरह से इकोनॉमिक डिवाइड हो गया। पॉपुलेशन डिवीजन में हमने कौन से ईयर को पढ़ा था? अभी आते हैं पॉवर्टी इन इंडिया। चलिए, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन? यही सिमिलर क्वेश्चन हमने किस में देखा? CDS में भी देखा। ये MTS में क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो MTS में क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर है दादा भाई नौरोजी जी ने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। इनके बाद क्या आया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में आई थी। इसके बाद बॉम्बे प्लान आया था 1944 में, जिसने 75 रुपये वो डिसाइड किया था एनुअल बेसिस पे पर कैपिटा। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन? यानी BPL में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किन 2 राज्यों में है? तो अब वैसे बात है, बिहार तो इसमें रहेगा, बिहार एंड उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दादा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन चंडीगढ़? चंडीगढ़ में पूछा है, जैसे इस स्टेनो में पूछा है। ये चंडीगढ़ वाला तो यार मुझे भी नहीं पता चंडीगढ़ में कितना डेटा होगा है, इसको देखना पड़ेगा यार, पता नहीं मेरे को, ठीक है। मतलब होगा तो कम, ऑब्वियस ही बात है। 20 ये 2011-12 की बात हो रही है, तो 21.8 से तो कम ही होगा, ठीक है। क्यों कम होगा? बिकॉज हमने देखा था कि ओवरऑल तो हमारा उतना था, तो उससे तो कम ही होगा। बिकॉज 21.9 तो हमारा वो था, मतलब ओवरऑल था, है ना, पूरे एवरेज था, और एवरेज से तो यार कम ही होगा इसका पॉवर्टी लाइन। देखना पड़ेगा यार इसको, ठीक है, कितना था चंडीगढ़ का। स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा बनराकस टाइप क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच ग्रुप ऑफ द स्टेट हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन? बिलो द पॉवर्टी लाइन सबसे कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। गुजरात, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, केरला, हिमाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो झारखंड तो यार हो नहीं सकता है, ठीक है। झारखंड में आप 2011-12 की बात कर रहे हैं। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, ये तो एकदम नीचे वाले स्टेट में आते हैं। आंसर यहाँ पे केरला एंड हिमाचल होगा। बिहार भी वाला भी नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। लोवेस्ट परसेंटेज पूछा है। नेटो लगा लगता तो
हाँ, निटो में इस तरह से हो सकता है कि भाई ये दोनों सिमिलर ऑप्शंस हैं, तो आंसर ये 9.86% या 9.91% पे होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ये भी एक्सट्रीम में चला गया। अगर देखें ये तो नहीं होगा, बिकॉज इतनी गरीबी तो एवरेज गरीबी से कम ही गरीबी होगी चंडीगढ़ में, तो 21.8 से तो नीचे होगा, और ये कुछ ज़्यादा ही नीचे है, 2.77%, और ये दोनों सिमिलर ऑप्शंस भी 9.86 9.91, तो इनमें से कोई हो सकता है एक। ठीक है, अब इन्हीं में से देखते हैं, मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड टू दी, नहीं तो आप देख के बता सकते हो, है ना, अगर अवेलेबल हो गूगल वगैरह में तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड टू इन द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी? एवरेज मार्जिनल यूटिलिटी, मैक्सिमम सपोर्ट वैल्यू, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर? तो भाई हम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखते हैं मंथली बेसिस पे, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द सर्वे कंडक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सर्वे कौन कंडक्ट करता है, अगर आपको याद आ रहा हो, हर 5 साल में नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सर ये तो एनएसओ है। हाँ, एनएसएसओ, अब एनएसएसओ सीएसओ मैंने आपको पहले बताया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मर्ज होकर अभी एनएसओ हो चुके हैं। 9.91 है क्या? मतलब निटो काम कर गई, मतलब 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, अगर 9.91 है तो, है ना, क्योंकि ये दोनों तो एक्सट्रीम है, 21.8 और 2.77, और ये दोनों सिमिलर ऑप्शंस भी हैं, 9.86 और 9.91। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स, विच ऑफ दिस इज अ कन्वेंशनल वीकर सेक्शन लेंडिंग अंडर द फॉर्मल सेक्टर? वीकर सेक्शन लेंडिंग, वीकर सेक्शन लेंडिंग का मतलब होता है, ये होता है कि जैसे आप में से अगर किसी ने कंपनी कॉर्पोरेट वगैरह में काम किया होगा थोड़ा सा, अगर थोड़ा आपको पता होगा, तो प्रायोरिटी सेक्टर करके लेंडिंग होती है कि भाई मतलब किसी कंपनी को अपना इतना परसेंट पीएसएल में, मतलब पीएसएल में देना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी एजुकेशन में खर्चा कर दो, मतलब गवर्नमेंट ने वो निर्धारित कर रखे हैं कि ये सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं, तो आपको जितना प्रॉफिट होता है उसका इतना परसेंट आपको इन सेक्टर्स में खर्च करना है। ठीक, चलिए, नेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर 2011-12 वॉज एस्टिमेटेड एट डैश पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एरिया। अर्बन के लिए कितना था, याद करिए, 1000 रुपये था। रूरल के लिए कितना था, 816 रुपये था। रूरल वाला ही पूछ ले, देखो यहाँ पे तो रूरल के लिए कितना था, 816 था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी आंसर होगा। ठीक है, पॉवर्टी लाइन कितनी थी, 21 पॉइंट, बीपीएल कितने थे, 21.9% थे। इस क्वेश्चन को CHSL 16 मार्च 2023 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ये आई थिंक हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर जो रेलवे वाले स्टूडेंट हैं उनकी रिगार्डिंग में कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो अगर बात करें नॉट करेक्ट, इन इंडिया इट इज़ नॉर्मली एस्टिमेटेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद एस्टिमेशन होता है पॉवर्टी लाइन का। तो ये नहीं, अभी हमने देखा था यार 5 साल के बाद होता है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा, ध्यान रखना यहाँ पे। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इज नॉट द सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज। ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें दिमाग मत लगाना ज़्यादा, कि पहली बात तो इसमें कोई फैक्ट नहीं है, डेटा नहीं है, एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, फैक्ट नहीं है, और ये एक जनरलिस्टिक है कि सभी सोशल ग्रुप में, जैसे मान लो वीकर SC ST है, जनरल है, तो क्या एग्जैक्टली सेम होगा क्या उसमें पॉवर्टी लाइन? बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, नहीं होगा ना। कोई विमेन है, मतलब मेल है, फीमेल है, क्या सेम BPL होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, अर्बन रूरल सेम होगा क्या? सोशल ग्रुप में सेम नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया? रूरल पॉवर्टी कॉज क्या नहीं है? माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अदर दैन एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड मतलब वही है, देखो ये तो होगा ही है एक कारण, एग्रीकल्चर के अलावा कुछ करने के लिए नहीं है। ठीक है, माइग्रेशन करते हैं रूरल एरिया से, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, ये सारे कॉजेज़ हैं, बट लैक ऑफ कैपिटल ये उतना ज़्यादा जो है वो नहीं है। मतलब यहाँ पे रूरल पॉवर्टी की स्पेसिफिकली बात कर रहा है। द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज़ नॉर्मली एस्टिमेटेड डैश बाई कंडक्टिंग सैम्पल सर्वेस। तो ये हर 5 साल में होता है। ठीक है, और करवाता कौन है? NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको करवाता है। ठीक है, चलिए अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये पढ़ चुके हैं, कौन रिलीज करता है? WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, या फिर UNDP? जल्दी से बताइए। डिवैल्यूएशन का इनइक्वालिटी से कोई रिलेशन होता है? रिलेशन ढूंढने को तो कुछ भी ढूंढ सकते हैं। रिलेशन जो हम तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसका भी तुम इनइक्वालिटी से ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो? कि जो तुम लोगों का मान लेते हैं कि जो तुम 1000 रुपये दे रहे हो मेरे पास आ रहा है तो वो इनइक्वालिटी, मतलब तुम करने को तो कुछ भी कर सकते हो ना। ठीक है, लेकिन वो चीज़ मतलब लॉजिकल है और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो भी, मतलब सोचो वहीं तक जो जहाँ तक ज़रूरत हो। ठीक है, फालतू का फिर ज़रूरत नहीं होती है। अब कि भाई यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं एनर्जी को कंज्यूम कर रहा हूँ, तो एक गरीब घर है उसमें एनर्जी नहीं जा रही होगी, यानी मैं तो बहुत ही गलत आदमी निकला। तो ये आप कुछ भी कंक्लूजन करने को तो कुछ भी कंक्लूजन कर सकते हो, जो पॉलिटिकल पार्टी वाले करते हैं, है ना। एक ही डेटा को
है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी वाला अच्छे तौर से दिखा देता है और दूसरे वाला गलत तरीके से दिखा देता है, ठीक है। तो डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और कुछ यूट्यूबर भी करते हैं आजकल, है ना, कुछ भी बोलते हैं। अब ये नहीं बोलो सही है गलत है, लेकिन आप जानते हैं वो किस तरह के हैं, है ना, डेटा के साथ आते हैं। लेकिन अगर उनको सामने किसी के डिबेट में बिठा दिया जाए तो शायद वो उतने आसानी से सहज तरीके से डेटा को जो रखते हैं सामने वो नहीं रख पाएंगे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की अगर बात करें तो आंसर होगा UNDP, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्स पॉवर्टी बेस्ड ऑन विच फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर, तो डायमेंशंस पता होने चाहिए हमें, शी करके डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। शी में कौन कौन से आते हैं, तो स्कूलिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, और सॉरी स्कूलिंग बोल रहा हूँ, ये क्या था आपका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन 21.78 क्या, अच्छा चंडीगढ़ का 21.81 है, अच्छा अब तुम लोग को याद आ रहा है, अच्छा। तो भाई इसको करेक्ट कर लेना है, 21.8 बता रहे हैं कुछ लोग, अभी 9.91 बता रहे थे। तो नेट्टो यानी फेल कर गया यहाँ पे, 21.81%, यानी कि एवरेज पे ही खड़ा हुआ है हमारा चंडीगढ़। कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शी करके आओगे आपका। 14th, BPL का मतलब क्या होता है, खुद से क्वेश्चन करेंगे। हेड काउंट रेशियो क्या दर्शाता है, मतलब एकदम आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये वाला चलो कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन कर लोगे ना, 14 और 14 15 तो, ठीक है, 14 और 16, 17 करो। अ पर्सन इज सेड टू बी अ मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट इफ शी ही और शी वॉज वर्क फॉर फीवर। ये कभी कभी पता है ना, ये क्या इसमें होता है, यूट्यूब पे कमेंट्स पे कंट्रोल नहीं रहता कि मैं ऊपर करके कमेंट देख लूँ, एकदम से स्टक कर जाता है। बिल्कुल, मैं एक यहाँ पे कुछ लोग ये जो मैंने एग्जांपल दिया तो उसको एक उसमें लेके चले गए डायमेंशन में, ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है। कि जो इतनी आसानी से, चाहे वो प्रो गवर्नमेंट हो चाहे एंटी गवर्नमेंट हो, जितनी आसानी से उंगलियों का इस्तेमाल करके डेटा को कर दिया था ना, अगर डिबेट हो, और वो तो डिबेट जैसे USA में डिबेट होती है, तो जो ये जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो बाइडन है वर्सेस ट्रम्प डिबेट होगी जब अभी चुनाव होंगे, तो काफ़ी अच्छा है कि आप सामने डिबेट करो ना, ठीक है। हेड काउंट रेशियो, तो HCR की अगर बात करें तो ये क्या हेड काउंट रेशियो, तो हेड काउंट रेशियो की अगर बात करें, क्या हो रहा है यार इसमें, तो ये किसका है, पॉवर्टी का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब भाई कमेंट यार आप लोगों के दिखेंगे नहीं, इसका मुझे कच्चे क्लियर करना पड़ेगा यानी कि कैश, तभी होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो 6 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्जिनली अनएम्प्लॉयड। भगवती कमेटी ये आपका पॉवर्टी से एसोसिएटेड है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, इसका कैश वगैरह क्लियर करना पड़ेगा तब शायद चल जाए। नहीं चल रहा यार ये, तो भाई कमेंट तो दिख नहीं रहे आप लोगों के, ठीक है। तो जो लोग रेलवे वाले हैं, तो रेलवे वालों के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को एक वीडियो आएगा जहाँ पे आई वुड बी डिस्कसिंग। बैच में मैंने आज नंबर भी अपना दिया था कि भाई जो लोग रेलवे के हैं वो कुछ जो भी चीज़ें वो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं वो, तो वहाँ पे। तो भाई कमेंट तो दिख नहीं रहे आप लोगों के, देखो ये पता नहीं क्या, ठीक है। आई हेट सोनाली शाह, जो लोग क्या हो गया भाई, तो रेलवे वालों के लिए ये है कि भाई मैंने आज काफ़ी लोगों से बात करी थी जो रेलवे वाले हैं, तो काफ़ी लोग हैं जो NTPC LP टेक्नीशियन इन सब के, NTPC की तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट LP टेक्नीशियन का आ गया। तो साइंस को लेके काफ़ी वो था आप लोगों का कि साइंस में कैसा क्या होगा सर, साइंस ज़्यादा आता है, साइंस थोड़ा हार्ड आता है। तो PYQ सीरीज स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे, और अभी तो कमेंट नहीं है, तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज कमेंट आपके दिख नहीं रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो कोई मतलब बनेगा नहीं।
ठीक है, कल डिस्कस करते हैं इसको। राइट, थैंक यू।